नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भारत की राज व्यवस्था की सीरीज चल रही थी। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं अनुच्छेद नंबर 9 के अंदर, जो भाग नंबर 9 के अंदर जो अनुच्छेद हम कवर कर रहे थे। ठीक है। भाग नंबर 9 के अंदर अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत या पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है। इसके कुछ पार्ट हैं पंचायती राज से संबंधित, जैसे ए से लेके ओ तक। इसके कितने पार्ट हैं? 15 पार्ट हैं। तो हमने पिछली क्लास के अंदर ए से लेके एफ तक कवर कर लिया था। आगे का जो पार्ट होगा आज हम इस क्लास के अंदर देखेंगे। आगे के जो अनुच्छेद हैं या 243 के जो भाग हैं, उन भागों के अंदर क्या कुछ दे रखा है। तो आइए चलिए देखते हैं अनुच्छेद 243 के अंदर एफ के अंदर क्या दे रखा है। 243 जी। जी के अंदर पंचायती राज संस्थाओं के कार्य, शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, ये चार चीजें दे रखी है। पंचायती राज के कार्य यानी पंचायती राज सिस्टम के अंदर पंचायती राज को क्या कुछ कार्य करने होते हैं वो, पंचायती राज की शक्तियां दे रखी है, पंचायती राज का उत्तरदायित्व दे रखा है। ठीक है। 11वीं अनुसूची में उल्लेखित पंचायती राज के 29 विषयों का संबंध अनुच्छेद 243 जी से है। आपको पूछा जाए संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज के विषय हैं, तो आपको बताना है 11वीं अनुसूची में। जोड़ी कब गई थी ये? 1993 के अंदर। ठीक है। 11वीं अनुसूची कौन से संविधान के अंतर्गत जोड़ी गई थी? कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है। अभी पंचायती राज के 29 विषय हैं, तो पंचायती राज के विषय कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो पंचायती राज के विषय हैं कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि का विस्तार हो, यानी कृषि से संबंधित पंचायती राज के अंदर कोई भी विषय होगा तो पंचायती राज के अंडर में आएगा। दूसरा भूमि विकास, भूमि सुधार कार्यक्रम एवं चकबंदी और भूमि संरक्षण। 3 नंबर आ जाएगा लघु सिंचाई, यानी सिंचाई से संबंधित जितने भी विषय होंगे वो सारे के सारे, जल प्रबंधक वो सारे के सारे पंचायती राज के। 4 नंबर आ जाएगा पशुपालन डेयरी उद्योग, ये सारे। 5 नंबर आ जाएगा मत्स्य उद्योग। 6 नंबर आ जाएगा सामाजिक और वानिकी और फार्म। ठीक है। इसके बाद में 7 नंबर कार्य आ जाएगा पंचायती राज का लघु वन उपज। ठीक है। 8 नंबर लघु उद्योग, यानी पंचायती राज के अंदर छोटे छोटे उद्योग, वो सारे के सारे किसके अंडर में आ जाएंगे? सारे के सारे पंचायती राज के अंदर आ जाएंगे। खादी ग्रामोद्योग कुटीर कुटीर उद्योग आ जाएगा। 10 नंबर आ जाएगा ग्रामीण आवासन। 11 नंबर आ जाएगा पेयजल, यानी पंचायत के अंदर सारी पेयजल की व्यवस्था पंचायती राज के अंडर में ही आ जाएगी। 12 नंबर ईंधन और चारा से संबंधित जितने भी कार्य होंगे सारे के सारे पंचायती राज से ही संबंधित होंगे। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं पंचायती राज के अंदर सड़कें, यानी सड़कों से जितना भी संबंधित काम होगा सारा का सारा पंचायती राज। सड़कों के ऊपर जो पुलियां बनाई जाती है, पुल बनाए जाते हैं, जल मार्ग बनाए जाते हैं या अन्य संचार के साधन, जो पंचायती राज के अंडर में ही आ जाएंगे। इसके बाद में ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है, वो सारा का सारा सिस्टम किसके अंतर्गत? पंचायती राज के अंडर में ही आ जाएगा। ठीक है। 15 नंबर अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। 16 नंबर आ जाएगा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, जो केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की योजनाएं हैं उन्हें धरातलीय स्तर पर लाने के लिए पंचायती राज की बहुत बड़ी भूमिका होती है। 17 नंबर शिक्षा से संबंधित, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय भी हैं, यानी शिक्षा से संबंधित माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, सारे के सारे काम किसके अंडर में आ जाएंगे? पंचायती राज के अंडर में आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में तकनीकी प्रशिक्षण, यानी टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी काम होंगे सारे के सारे पंचायती राज के अंडर में आ जाएंगे। प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी का निर्माण, जैसे पंचायतों के अंदर लाइब्रेरी का निर्माण, पंचायत समितियों के अंतर्गत लाइब्रेरियों का वितरण, वो सारा का सारा पंचायती राज के अंडर में। सांस्कृतिक क्रियाकलाप, जैसे मेले और लगते हैं ना, उनके अंदर जैसे कोई मेला लग गया तो उसके अंदर सांस्कृतिक क्रिया, तो वो सारा का सारा पंचायती राज। बाजार और मेले। 23 नंबर स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान देना भी किसकी जिम्मेदारी होती है? पंचायती राज की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद में परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है, ये सारा का सारा पंचायती राज के अंडर में। 17 नंबर दुर्लभ वर्गों का और विशिष्टता अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, ये भी किसके अंडर में आ जाएगा? पंचायती राज।
28 नंबर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, ये भी पंचायती राज। 29 नंबर सामुदायिक अस्थियों का अनुसंरक्षण, ये भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये भी पंचायती राज के अंतर्गत आ जाएगा। तो पूरे के पूरे टोटल विषय हैं 29 जो मैंने आपको इस पीडीएफ के अंदर बता दिए हैं, ठीक है। कौन सी अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में है। कितने विषय हैं, 29 संविधान के अनुच्छेद 243 के पार्ट नंबर जी के अंतर्गत आते हैं। आपको इतनी बातें याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं अनुच्छेद नंबर 243 एच। एच के अंदर क्या दे रखा है, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कर लगाने की शक्तियां और उनकी निधियां, यानी पंचायती राज के द्वारा जो कर लगाया जाता है ना, जैसे किसी भी जमीन के अंदर आप अगर किसान फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा भी, पानी की बारी लगाते हो तो उसका बिल आता है, कृषि करते हो तो कृषि के अंदर आपको मामला भरा जाता है, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कृषि के कर हो जाएंगे, ठीक है। तो पंचायती राज संस्था के अंदर ऐसे कर लगाए जाते हैं, जैसे राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर पंचायती राज संस्थाओं को कुल विषयों पर कर लगाने की या शुल्क वसूलने की शक्ति दे सकता है। शुल्क वसूलने की शक्ति कौन देगा, संबंधित राज्य का विधानमंडल देगा। जैसे राजस्थान के अंदर पंचायती राज है, तो पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत अगर उनको शुल्क वसूलने की शक्ति देगा तो वो अधिकार किसको है, राज्य विधानमंडल को है, यानी विधानसभा, विधान परिषद प्लस राज्यपाल, तीनों के तीनों मिलके क्या करेंगे, उसको शक्ति देंगे, ठीक है। जैसे बाजार कर, मेला कर, पथ कर, भूमि कर, जल और सिंचाई और स्वच्छता कर इत्यादि, ये सारे के सारे कर लगाए जाते हैं। अगर आप किसी भी पंचायत या ग्रामीण फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा, कृषि कर लगाया जाता है, जल कर लगाया जाता है, पथ कर लगाया जाता है, सिंचाई कर लगाया जाता है और स्वच्छता कर भी लगते हैं। मेले के अंदर टैक्स वसूले जाते हैं, बाजार के अंदर दुकानें कटवाई जाती है तो उनके अलग अलग कर वसूले जाते हैं। तो सारा का सारा पंचायती राज के अंडर आ जाएगा, और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, 243 एच के अंतर्गत है, ठीक है। इसके बाद में राज्य विधानमंडल विधि बनाकर पंचायती राज संस्थाओं की सहायता अनुदान के लिए राज्य की संचित निधि से पैसे देने का प्रावधान कर सकेगा। यानी कर वसूलने के लिए अगर आवश्यकता है पैसे की, तो विधानमंडल पंचायतों की क्या करेगा, सहायता करेगा, और सहायता कहाँ से करेगा, राज्य की संचित निधि से करेगा, ठीक है। अगर आर्थिक रूप से सहायता चाहिए तो राज्य की संचित निधि से आर्थिक रूप से सहायता की जाएगी। इसके बाद में राज्य विधानमंडल पंचायती निधि का गठन करने व उसके उससे धन को निकालने के लिए प्रावधान कर सकेगा। ग्राम पंचायत निधि कोष से पैसा सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी, जिसको वीडियो बोला जाता है, के संयुक्त हस्ताक्षर से निकाले जाते हैं। यानी ग्राम विकास, जैसे अपन को पता है भी राज्य के अंदर राज्य की संचित निधि होती है, राज्य की आकस्मिक निधि होती है, उसी तरह से पंचायत के अंदर पंचायत की भी संचित निधि होती है, ठीक है। तो जब पंचायत की संचित निधि से पैसा निकाला जाएगा तो कैसे निकाला जाएगा, एक तो उस पंचायत का प्रधान, जिसको क्या बोलते हैं, राजनीतिक प्रधान कौन होता है पंचायत का, राजनीतिक प्रधान होता है सरपंच। कौन होता है, सरपंच। वह प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, ग्राम विकास अधिकारी, जिसको वीडियो बोला जाता है। इन दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से ही पैसा निकाला जाएगा। किस किस के, सरपंच के और किसके, वीडियो के, दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर होंगे तभी पैसा निकलेगा, उसकी जो निधि है, ठीक है। संयुक्त हस्ताक्षर से पैसा निकाला जाता है, जबकि जिला परिषद निधि से पैसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको सीईओ के नाम से जाना जाता है, के हस्ताक्षर से निकाले जाते हैं। इन सभी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी बारी आएगी 243 आई के अंदर, पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। अभी राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राज्यपाल के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। इसके अंदर सदस्यों तथा अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। पंचायती राज के अंदर पंचायती राज सिस्टम को वित्तीय राशि देने के लिए या उनकी देखरेख करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य का राज्यपाल 73वें संविधान संशोधन 1992 के लागू होने से 1 वर्ष के भीतर यथा शीघ्र और तत्पश्चात 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा। आपको इतना पता होना चाहिए, राज्य का राज्यपाल राज्य के वित्त आयोग का गठन करता है, ठीक है। कौन से संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। आपको पता होना चाहिए, जिस भी आयोग का या जिस भी निकाय का संविधान के अंदर
चर्चा दे रखी है संविधान के अंदर, तो वो एक संवैधानिक बॉडी या संवैधानिक आयोग हो जाता है। ठीक है, संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख भाग 9, कितने भाग हैं, 22, भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के लिए मिलता है। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। उल्लेख कहाँ पे मिलता है, भाग नंबर 9 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद आ जाएगा 243 आई। कौन सा अनुच्छेद आ जाएगा, 243 आई के अंतर्गत इसका मिलता है। राज्य वित्त आयोग 243 का उद्देश्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना तथा राज्य की संचित निधि में से पंचायतों को सहायता और अनुदान देने की सिफारिश करना है। पंचायतों को जो पैसा दिया जाता है या पंचायतों को जो बजट दिया जाता है वो कहाँ से दिया जाता है, राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग के बारे में कौन गठन करता है, राज्यपाल। कौन से संविधान संशोधन के बाद में करना लगा था, 73वां संविधान संशोधन 1992। कहाँ पे उल्लेख मिलता है, भाग नंबर 9 के अंतर्गत। अनुच्छेद कौन सा है, 243 आई का अनुच्छेद है राज्य वित्त आयोग से संबंधित। आई के बाद में जे। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के लिए लेखाओं की संप्रेक्षा, राज्य विधानमंडल विधि बनाकर पंचायती राज संस्थाओं की सामाजिक अंकेक्षण के लिए प्रावधान कर सकेगा। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 243 के, इसके अंतर्गत क्या दे रखा है, पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है। यानी पंचायती राज के अंदर जो चुनाव होंगे, पंचायती राज के जैसे सरपंच का चुनाव होता है, तो वो ऐसा तो है नहीं है ना, प्रत्येक राज्य का अपना अपना निर्वाचन आयोग होता है। केंद्र के अंदर अपना होता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है, उसका काम होता है जो देश के अंदर एमपी होते हैं, किस किस के एमपी होते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा के। ठीक है, और दूसरा होता है एमएलए होता है। ठीक है, एमएलए होते हैं ना, प्रत्येक राज्य के एमएलए, प्रत्येक जो केंद्रीय है उसके एमएलए। और तीसरा हो जाएगा राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति। इन 6 व्यक्तियों का चुनाव करवाता है, कौन करवाता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग किस किस का, एमपी होता है जो देश का लोकसभा प्लस राज्यसभा, एमएलए होता है विधानसभा तथा विधान परिषद, तथा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति। देश के अंदर केंद्रीय निर्वाचन आयोग इतने ही व्यक्तियों का चुनाव करवाता है। तथा राज्य का जो निर्वाचन आयोग होगा वो राज्य के अंदर होने वाले जितने भी चुनाव होंगे वो सभी चुनाव कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। इसका कहाँ पे मिलता है उल्लेख, इसका उल्लेख मिलता है 243 के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है। क्या है, संवैधानिक निकाय है, यानी संविधान के अंदर इसका उल्लेख मिलता है, जिसका उल्लेख भाग नंबर 9 के अनुच्छेद नंबर 243 के अंतर्गत मिलता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, भाग 9 और अनुच्छेद कौन सा आ जाएगा, अनुच्छेद आ जाएगा 243 के। कौन सा आ जाएगा, 243 के आ जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवाएं एवं शर्तें पदाविधि का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा नियम बना के किया जाएगा। यानी राज्य का जो निर्वाचन आयोग का प्रमुख अधिकारी होगा, जिसको अध्यक्ष बोला जाता है, उस पद से संबंधित जितनी भी शर्तें होंगी उन शर्तों का पालन कौन करेगा, राज्यपाल के द्वारा वो शर्तें कंडीशंस बनाई जाएंगी। 2 नंबर, राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर आयोग को चुनाव मशीनरी उपलब्ध करवाएगा। जब राज्य के अंदर चुनाव होंगे तो राज्यपाल से अनुरोध करके राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाने के लिए मशीनरी प्राप्त करेगा। किससे करेगा, राज्यपाल से। पंचायती राज चुनाव के संबंधित संस्थाओं से संबंधित चुनाव संबंधी प्रावधानों पर विधि यानी कानून राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया जाएगा। यानी जैसे राज्य के अंदर, राजस्थान के अंदर चुनाव हो रहे हैं तो संबंधित राज्य उस चुनावों से संबंधित कानून बना सकता है। राजस्थान द्वारा निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़ और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, प्रेम सिंह मेहरा हैं। आपको इन 5-6 चीज़ों का पता होना चाहिए। भाग नंबर 9 के अंतर्गत संवैधानिक निकाय है, अनुच्छेद 243 के अंदर इसका वर्णन मिलता है। निर्माण कौन करता है, राज्यपाल। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़ तथा वर्तमान अध्यक्ष प्रेम सिंह मेहरा हैं। अनुच्छेद नंबर 243 एल, पंचायती राज संबंधित प्रावधान संघ तथा राज्य क्षेत्र में लागू होंगे। इस चीज का क्या मतलब है, इस भाग के उपबंध केंद्र यानी संघ शासित प्रदेशों में लागू होंगे और किसी केंद्र शासित प्रदेश में इस प्रकार प्रभावी होंगे
मानो किसी राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश अनुच्छेद नंबर 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्य के प्रशासक के प्रति निर्देश हो। किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में जिसमें विधानसभा है, उस विधानसभा के प्रति निर्देश हो। इस चीज का क्या मतलब निकलता है? जैसे राज्य के अंदर राज्यपाल है, तो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश के अंदर उप राज्यपाल बिठाया जाता है। पंचायती राज से संबंधित जो काम राज्यपाल का होगा, राज्य के अंदर वही काम केंद्र शासित प्रदेश के अंदर उप राज्यपाल करता है। तो जो भी कानून है पंचायती राज से संबंधित, पंचायती राज का सिस्टम चाहे राज्य के अंदर है चाहे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत है, ठीक है, दोनों के लिए सेम ही कानून लगते हैं। ऐसा नहीं है भी आपने पंचायती राज तो संवैधानिक दर्जा दे दिया उसको, लेकिन राज्य के अंदर जब आप उसको लागू करते हो तो अलग कानून है, और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर लागू करते हो तो अलग कानून है। ऐसा नहीं है, चाहे आप राज्य के अंदर लागू करो चाहे आप केंद्र शासित प्रदेश के अंदर लागू करो, दोनों को लागू करोगे तो कानून आपके पास सेम ही होना चाहिए दोनों के लिए। ये बात कौन बताता है? अनुच्छेद नंबर 243 एल के अंदर ये बात बताई गई है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 243 एम के अंतर्गत क्या है? पंचायती राज संबंधित प्रावधानों का कुल क्षेत्रों में लागू न होना। जैसे किस किस क्षेत्रों में लागू नहीं होती, तो संसद कानून बनाकर साधारण बहुमत से पंचायती राज संबंधित प्रावधानों को क्षेत्रों में लागू करवा सकती है। यानी सभी क्षेत्रों के अंदर संसद लागू करवा सकती है, लेकिन संविधान के अंदर कुछ राज्य हैं, जैसे पर्वतीय जगह होगी, ठीक है, पश्चिम बंगाल का भी उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला है ना, जो उस जिले के अंदर पंचायती राज से संबंधित कानून पूरे लागू नहीं होते। कैसे कानून पूरे लागू नहीं होते? जैसे देश के अंदर ये प्रावधान है भी, आपको उदाहरण के लिए 33% महिलाएं होनी चाहिए या 50% महिलाएं होनी चाहिए, तो कुछ विशेष जगहों का वर्णन मिलता है संविधान के अंदर जहाँ पे पंचायती राज का पूरा कानून लागू नहीं होता, ठीक है, पूरे देश के अंदर लागू नहीं होता। लेकिन अगर संसद चाहे तो सभी कानूनों को पूरे देश के अंदर लागू करवा सकती है। यह पावर किसके हाथ में है? देश की संसद के हाथ में है। आपको इतना पता होना चाहिए। अनुच्छेद नंबर 243 एन, विद्यमान विधियां और पंचायतों का बना रहना। 73वें संविधान संशोधन 1992 के लागू होने से पहले या पूर्व की विधियां तब तक बनी रहेगी जब तक राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं की जा सकती। इस चीज का क्या मतलब है? आपको मैंने पहली क्लास के अंदर बताया था भी, जो पंचायत है वो लागू कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 के अंदर। कहाँ पे हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले के अंदर यहाँ पे हुई थी। लेकिन जब यहाँ पे लागू हुई थी तब पंचायतों को रखा गया था भाग नंबर 4 के अंतर्गत। भाग नंबर 4 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। यानी वो राज्य की नीति पे निर्भर करता था। अगर राज्य चाहे तो पूरे राज्य के अंदर लागू कर सकता है, अगर राज्य चाहे तो वो चीज राज्य को नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन इसके बाद में कुछ समितियां बनी। मैंने आपको 4 समितियों के बारे में बताया था। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पीवी राव समिति, एमएल सिंघवी समिति, 4 समितियों के बारे में बताया था। इसके बाद में 2 अक्टूबर से लेके 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था पूरे देश के अंदर 24 अप्रैल 1993 के अंतर्गत। यहाँ पे लागू हुआ था ना 73वां संविधान संशोधन, जब पंचायतों को क्या मिला था? पंचायतों को सार्वजनिक या संवैधानिक दर्जा मिला था, ठीक है। अभी 2 अक्टूबर से 24 अप्रैल 1993 के बीच में जो कानून, जो विधियां थी, ठीक है, जो कानून थे, जो विधियां थी, वो कानून तब तक बने रहेंगे जब तक संबंधित राज्य का विधानमंडल संशोधित नहीं कर देता, या उनको क्या नहीं कर देता, या उनको निरस्त नहीं कर देता, ठीक है। आपको इतनी बात पता होनी चाहिए। ये देख लेना, यही बात इसने बोली गई है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के लागू होने से पहले या पूर्व विधियां तब तक बनी रहेगी जब तक राज्य का विधानमंडल संबंधित या संशोधित करके या उसे निरस्त नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा अनुच्छेद नंबर 243 ओ, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन से संबंधित मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप। हस्तक्षेप का वर्णन या वर्जन। इसका क्या मतलब होता है? निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचित क्षेत्रों के संस्थाओं में या स्थानों में आवंटन से संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आपको इस बारे में पता होना चाहिए। यानी राज्य का जो निर्वाचन आयोग है, उस निर्वाचन आयोग में क्या है? निर्वाचन आयोग जो क्षेत्रों का क्या करता है? आवंटन करता है। आवंटन से संबंधित कोई भी मामला न्यायालय के अंदर नहीं जाएगा। ये बात कौन बताता है? अनुच्छेद नंबर 243।
तो आज की क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था, 243 जी से लेके 243 ओ तक, यानी पंचायती राज का जो ग्राम पंचायत का सिस्टम है ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ठीक है। अभी आगे की जो क्लास होगी वो उसके अंदर हम शहरी निकायों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। पंचायत के अंदर इतना ही था। ठीक है। अभी मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।